वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 9th एनसीईआरटी हिस्ट्री का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। यदि आप चैनल पे नए हैं, ग्रुप में नए हैं, तो आप जाएं चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में मैं क्लास 9th एनसीईआरटी हिस्ट्री का मैंने फोल्डर बना दिया। उस फोल्डर को आप क्लिक करें, उसमें मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 में स्टूडेंट्स हमने बेसिक पॉइंट समझा था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड रेवोल्यूशन। रिवोल्यूशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक टर्म में आपको बता दिया था। मूवमेंट जो होता है एक टाइम ऑफ पीरियड, धीरे धीरे मूवमेंट चलते हैं और उसमें एक फिक्स टारगेट्स, फिक्स गोल्स को एक लोगों का कम्युनिटी मिलकर उसको अचीव करने की कोशिश करता है। उसमें प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता होती है। लेकिन रिवोल्यूशन सडन चेंज लाता है, सिस्टम में सडन चेंज लाता है, पावर को सडन हटाने की बात करता है, गवर्नमेंट के फॉर्म तुरंत हटाने की बात करता है। वो कोई भी चेंज हो सकता है, चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, या कोई भी चेंज हो सकता है, लेकिन सडन की बात करता है। बट इन पॉइंट ऑफ मूवमेंट इट टेक्स टाइम, ये समय लेता है और ये समय लंबा भी चलता है, कभी कभी लंबा भी चलता है। जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी के आने के बाद से हमारे देश में एक आंदोलन चलता है और आंदोलन का एक टारगेट होता है। जो भी आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा तथा हमारे जो भी उस समय भारतीय नेता थे उनके द्वारा जो भी मूवमेंट्स को स्टार्ट किए जाते हैं, उसके पीछे एक टारगेट्स थे। हमको ये टारगेट्स अंग्रेजों से मांगने हैं। अगर वो टारगेट्स मिल जाते हैं तो हमारा आंदोलन सक्सेस है, फुल है, नहीं तो हम असफल हैं। तो मैंने बेसिक समझा दिया था और मैंने बताया था व्हाई इट मैटर्स। आखिर क्या बातें थी फ्रेंच में रिवोल्यूशन हुई। हम और आप क्रांति की बात क्यों करेंगे। हम लोग ड्रिंक किए हैं, हम लोग ड्रिंक किए वैसे उठेंगे भाई चलो क्रांति लाते हैं, नहीं। हमको किसी चीज़ से प्रॉब्लम होगा, हमें किसी चीज़ से इशू होगा, तो जाहिर सी बात है हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। बट वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब हम रिवोल्यूशन की बात करेंगे, तब हम क्रांति लाने की बात करेंगे। लेकिन सब कुछ स्मूथ चल रहा, सब कुछ ठीक चल रहा लाइफ में, सिस्टम भी सही है, भ्रष्टाचार भी नहीं हो रहा, देश भी, हर चीज़ सही है, तो फिर क्रांति लाने की बात ही क्यों मैं करूँ, मूवमेंट की बात ही मैं क्यों करूँ। तो इट मीन्स फ्रेंच में जो रिवोल्यूशन हुआ, तो इसका मतलब तो यही निकलता है फ्रेंच में उस समय परिस्थितियाँ चाहे इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, लोगों के फेवर में नहीं थी, इसलिए लोगों ने रिवोल्यूशन की बात की, लोगों ने क्रांति की बात की, और ऑब्वियसली ये फेवर में नहीं थी इसलिए क्रांति की बात की। तो आइए मैंने यहाँ पे आपको चैप्टर का स्टार्टिंग करता हूँ। आप एनसीईआरटी का बुक खोलेंगे तो आपको पहले ऐसे मिलेगा, फिर द एंशिएंट रेजिम एंड इट्स क्राइसिस, पुरानी धारणाएं, पुराने कानून और इसकी जो दिक्कतें थी उससे रिलेटेड जो इशू थे वो है। फिर कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, आखिर वो कौन से कारण होते हैं, व्हाट वर दोज रीजन्स दैट हैपेंड द फ्रेंच रिवोल्यूशन, वो कौन से कारण थे जिसके कारण फ्रेंच रिवोल्यूशन होता है। प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जिम्मेदार होता है, प्रत्येक इंसिडेंट के पीछे कोई रीजन होता है। यदि हम उस रीजन को मालूम कर लें तो जो इंसिडेंट हुआ है उस इंसिडेंट के बारे में हम अच्छे से जान सकते हैं, और इस इंसिडेंट को पढ़ के और उस रीजन को पढ़ के हम और आप अपने लाइफ में उसको इंस्टॉल करके फ्यूचर में होने वाले चीज़ों से हम बच सकते हैं, फ्यूचर में होने वाले वैसे इंसिडेंट से बच सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। लिखा हूं ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, 1789 की सुबह की बात है। पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक अलार्म बजता है, एक अलार्म बजता है, और इस अलार्म के माध्यम से लोगों को ये संकेत दिया जाता है, लोगों को ये बताया जाता है, और यूँ कह लीजिए एक अफवाह फैलता है, एक र्यूमर फैलता है, एक अफवाह फैलता है। अफवाह क्या होता है कि रॉयल फोर्सेस, जो राजा की जो आर्मी है, ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स, लोगों पे अटैक करने के लिए आ रही है, लोगों को मारने के लिए आ रही है, लोगों की हत्या करने के लिए राजा की आर्मी आ रही है। और ऐसा 14 जुलाई 1789 को पेरिस में अलार्म बजने के बाद ऐसा एक र्यूमर्स स्प्रेड होता है, काफ़ी तेजी से लोग भयभीत हो जाते हैं। जाहिर सी बात है आप जब ऐसे न्यूज़ सुनेंगे तो डर लगेगा ही, और कभी कभी ये र्यूमर्स काफ़ी भयानक रूप ले लेता है, कभी कभी ये काफ़ी डेंजरस रूप ले लेता है, और इसके जो रिजल्ट होते हैं काफ़ी भयानक होते हैं। और इसी का रिजल्ट आप देखिए क्या होता है। 7,000 मेन एंड वुमेन गैदर्ड, इस र्यूमर्स को सुन के लगभग 7,000 औरतें और मर्द इकट्ठा होते हैं, पुरुष और महिलाएं इकट्ठा होती हैं और एक समूह बनाते हैं। उस समूह को बोला गया पीपल्स मिलिटिया, लोगों का सेना वाला समूह, लोगों का लड़ने वाला समूह, वो 7,000 लोगों का। एंड द ब्रोक, और वो तेजी से उस प्रत्येक बिल्डिंग की ओर बढ़ जाते हैं जो बिल्डिंग गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई होती है, जो बिल्डिंग
फ्रेंच के शासक, फ्रेंच का जो राजा था लुई 16 उसके द्वारा बनाई गई होती है। जो कंप्लीटली राजाओं का जो बिल्डिंग होता है उसकी ओर तेजी से 7000 मेन एंड वुमेन का जो ग्रुप था, पीपल्स मिलिशिया, तेजी से बढ़ते जा रहा था। एंड नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। जब उन लोग को लगा जो रॉयल फोर्सेस हम पे अटैक करेंगे, हमको मार डालेंगे, तो उनसे हमें टक्कर लेने के लिए हमें भी आर्म्स की आवश्यकता पड़ेगी, हमें भी हथियार, वेपन्स की आवश्यकता पड़ेगी। और वो हथियार और वेपन्स हमें राजा के भवनों में मिलेंगे, राजा के बिल्डिंग्स में मिलेंगे, राजा के फोर्ट, राजा के किलाओं में मिलेंगे। और उसको हम तोड़ के उस वेपन्स को, उस आर्म्स को हम लेते हैं और हम रॉयल आर्मी पे अटैक करेंगे। और लोगों ने इसी के हथियार की खोज में, वेपन्स की खोज में, आर्म्स की खोज में, द नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ द ब्रोक, लोगों ने 7000 का जो ग्रुप था बहुत सी बिल्डिंग को रास्ते में तोड़ते गए इन सर्च ऑफ गेटिंग आर्म्स एंड वेपन्स, हथियार पाने की तलाश में। एंड द बास्टाइल फोर्ट, बास्तिल का किला आप जानते हैं काफी फेमस किला था। और ये बास्तिल का जो किला था और राजा के निरंकुश शासन का वो चिन्ह था। द बास्टाइल फोर्ट वाज द सिंबल ऑफ डेस्पोटिक पावर ऑफ फ्रेंच। फ्रांस की जो तानाशाही व्यवस्था थी, फ्रांस की जो राजशाही व्यवस्था थी, उसका सिंबल था बास्टिल का फोर्ट, बास्टिल का किला। वो बास्टिल का किला देख के कोई बता सकता था इस देश में एक तानाशाही व्यवस्था चल रहा है, देश में एक राजशाही व्यवस्था चल रहा है। तो जाहिर सी बात लोग उस पर अटैक करते हैं और तोड़ देते हैं। एंड फुल ऑफ आर्म्ड एंड एम्यूनिशन। और वो जो बास्टिल का फोर्ट होता है, बास्टिल का किला होता है, उस बास्टिल के किले में हथियार, गोला बारूद, बम, पिस्तौल, सारी चीजें भरी होती हैं। अब लोगों को मिलता है, वो अटैक करते हैं, तोड़ देते हैं बास्टिल के फोर्ट को और उसको लूट लेते हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन को लूट लेते हैं। फ्रेंच के जो 7000 मेन एंड वुमेन के जो पीपल्स ऑफ मिलिटिया जो बनी थी। एंड कमांडर किल्ड, और जो बास्टिल फोर्ट का जो कमांडर था उसको लोगों ने जान से उसको मार दिया, क्योंकि वो कमांडर है, राजा का वो रिप्रेजेंटेटिव है, तो पूरी लड़ने की कोशिश करेगा लोगों से। और 7000 और ये कमांडर और इसके जो कुछ आर्मी थे सारे के सारे मारे जाते हैं। और उस बास्टिल के फोर्ट में कुछ कैदी थे जो फ्रेंच के ही नॉर्मल इंसान थे, उनको रिलीज कर दिया जाता है, आज़ाद कर दिया जाता है। कहता है भाई अब तुम लोग आज़ाद हो और इस फोर्ट से बाहर निकलो। ये बास्टिल का जो किला था सारे लोगों के द्वारा इसको नफरत किया जाता था। बास्टिल का जो फोर्ट था सारे लोगों के द्वारा इसको हेट किया जाता था। क्यों? क्योंकि बास्टिल का किला जो था आपका डेस्पोटिक पावर का सिंबल था, एक शोषणकारी चिन्ह था, लोगों का शोषण करने वाला, लोगों को दबाने और लोगों को कुचलने वाला चिन्ह का संकेत, एक संकेत था बास्टाइल का फोर्ट। इसलिए लोग इससे नफरत करते थे। और इसीलिए जब ये तोड़ दिया गया तो सिंबल ऑफ द डेस्पोटिक पावर, जो बास्टिल सिंबल ऑफ डेस्पोटिक पावर था, इसे तोड़ने के बाद सोल्ड द स्टोन्स इन द मार्केट। बास्टिल के फोर्ट के एक एक स्टोन को, एक एक पत्थर को बाजार में बेचा गया। और जैसे बाजार में गया लोगों को बताया गया, लोग आप इसे खरीदिए, फ्रेंच के वासियों आप इसे खरीदिए, क्योंकि ये डेस्पोटिक पावर, फ्रेंच का जो तानाशाही व्यवस्था, फ्रेंच का जो राजशाही व्यवस्था है, फ्रेंच का जो निरंकुश शासन है, उसका ये संकेत रहा है बास्टिल का फोर्ट। और यदि आप इस स्टोन को, इस पत्थर को आप खरीदते हैं तो आपके घर में एक ऐसा नायाब तोहफा होगा, एक ऐसा नायाब चिन्ह होगा जो आप जीवन भर कहेंगे हाँ यही फोर्ट जो था हमारी गुलामी और हमारी शोषण का एक प्रतीक था। इसलिए लोगों ने इसे मार्केट में खरीदना स्टार्ट कर दिया, इसके स्टोन को। टू कीप अ सॉवरन ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, ताकि इसके विध्वंस का कोई निशानी अपने घर रख सके, बास्टिल के विध्वंस का निशानी और फ्रेंच के निरंकुश राजशाही व्यवस्था की निशानी को लोग रख सके। और ये खबर तेजी से पूरे गांव और शहर में स्प्रेड हो गई। और रायट कंट्री साइड एंड टाउन, गांव के साथ साथ शहर और शहर के साथ साथ गांव में दंगे बढ़ गए। लोग एक दूसरे पे तो नहीं अटैक कर रहे थे, लेकिन हाँ जहां पे आर्मी थी, रॉयल आर्मी थी, उस पर अटैक किया गया था। चारों ओर अफरा तफरी मच गई थी। अब ऐसे लग रहा था हाँ क्रांति हो ही जाएगी, और क्रांति हुई। प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, जहां पे फ्रेंच के जिस रीजन में जिस चीज की किल्लत थी, कहीं पे ब्रेड का जो प्राइस था काफी हाई था, कहीं पे टैक्सेशन काफी ज्यादा था, कहीं पे एक्सप्लॉयटेशन लोगों का बहुत ज्यादा होता था, कहीं पे बच्चों से काम कराया जाता था, कहीं फैक्ट्री इंडस्ट्री में काफी शोषण होता था। हर प्रत्येक जगह लोग द्वारा अगेंस्ट किया गया, प्रत्येक लोग द्वारा प्रोटेस्ट किया गया और कोशिश किया गया उसको मुक्ति पाने का। जो जहां पे था उससे मुक्त होना चाहता था। टोल्ड टू लुई 16 दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ चेन ऑफ इवेंट। और फाइनली लुई 16 जब आता है, जब बास्टिल के फोर्ट के टूटने की खबर मिलता है तो काफी दुखी होता है।
और इस प्रकार हिस्टोरियन कहते हैं, इस प्रकार ये जो फ्रेंच का रिवॉल्यूशन 14 जुलाई 1789 को स्टार्ट होता है, इस प्रकार लुई 16वें के फांसी के तख्ते पर पहुंचाने के लिए स्टार्ट हुआ होता है, उसे गिलेटिन पर लटकाने के लिए ये आपका ये 14 जुलाई 1789 का ये इंसिडेंट स्टार्ट होता है। और यही घटना एटलीस्ट अल्टीमेट रूप से जाती है और लुई 16वें को गिलेटिन पर उसे लटका दिया जाता है और मार डाला जाता है। ये तो बेसिक था, एक आपका बैकग्राउंड था, मैंने यहां पे बताया, ठीक है। अब कहेंगे सर व्हाई एंड हाउ डिड दिस हैपन। कोई भी कहेगा सर कैसे और क्यों ऐसा हुआ, आखिर क्या रीजन थे, व्हाट वाज द रीजन दैट इट हैपेंड लाइक दिस। ऐसा क्यों, फ्रांस के लोग पागल थे, फ्रांस के लोग ड्रिंक किए थे जो सर वो लोग लगातार तोड़ेंगे, लगातार किसी को मारेंगे, राजा को गिलेटिन पे फांसी पर लटका देंगे, ऐसा कुछ हुआ होगा तभी ना। आप कोर्स स्टूडेंट्स, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। बोला था ना मतलब जब सीने में जब आग लगी होती है तभी इंसान कुछ कर पाता है। अगर वो आग ठंडे पड़ी है, जब आपके सीने में जब आग नहीं लगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उस आग को लगाना पड़ता है, उस आग में जो चिंगारी उसको जलाना पड़ता है, उसको हवा देना पड़ता है, तब कहीं ना कहीं जाके एक दिन ज्वालामुखी की तरह आप और हम फटते हैं। तो लोग कहते हैं वाह बहुत ये लकी है, ये बन गया। लेकिन लकी वकी कुछ होता नहीं है। उस आग को जलाइए, उस मोटिवेशन को अंदर से निकालिए, अपने टैलेंट को निखारिए, तब जाके हम भी एक चमकते स्टार की तरह चमकेंगे। आते हैं व्हाई एंड हाउ डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन थे, व्हाट वर द रीजंस दैट इट हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ। जाहिर से बात है कुछ गलत चीजें हुई होंगी। रिवोल्यूशन क्यों हुआ, बिल्डअप फॉर मेनी ईयर्स। कोई भी रिवोल्यूशन मानते हैं सडन हो जाता है, गाइस मैं मानता हूं कोई रिवोल्यूशन सडन हो जाता है, लेकिन ट्रस्ट मी इस रिवोल्यूशन के पीछे बिल्डअप फॉर मेनी ईयर्स, किसी भी रिवोल्यूशन के पीछे उसका बैकग्राउंड आप पृष्ठभूमि उठा के देखिए, वर्षों लगे होते हैं, उसमें वर्षों लगे होते हैं उस रिवोल्यूशन को खड़ा होने में, उस रिवोल्यूशन को होने में वर्षों लग गए होते हैं। लेकिन जब वो रिवोल्यूशन होता है तो तुरंत हो जाता है, सडन इट बर्स्ट, सडन ये फट जाता है। तो ये जो थी रिवोल्यूशन थी फ्रेंच के रिवोल्यूशन, इस रिवोल्यूशन को होने में काफी सदियों लग गए थे। सालों से लोगों के साथ इतनी टॉर्चर भरी लाइफ लोग जी रहे थे, तो उस टॉर्चर भरी लाइफ का आउटकम, उस टॉर्चर भरी लाइफ का रिजल्ट कभी ना कभी तो राजा को देखना था, और वो दिन आया 1789 में हुआ। क्या था आखिर वो क्या था, सदियों भरी जो मैं बोल रहा हूं, पीजेंट्स किसान जो थे वो अपने जमीन खो चुके थे। किसान अपने जमीन इसलिए खो चुके थे क्योंकि जो लैंडलॉर्ड था, जो वहां का महाजन था, जो लोगों को ऋण देता था, सारे किसानों को जमीन को हड़प लिया था, सारे किसान को जमीन को अपना जमीन बना लिया था, और उनके जमीन पे ही वो लोग रह के अपने जमीन पे ही लोग अपने मजदूर की तरह काम करते थे। दे वर्क लाइक एन एनिमल, एक जानवर की भांति काम करते थे। दे वॉक फ्रॉम टिल मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक एक जानवर से भी बदतर जिंदगी जीते थे। लेकिन जमीन उनका था, लेकिन लैंडलॉर्ड द्वारा उनका शोषण किया जा रहा था। एंड टैक्सेस वर वेरी हाई, और वो जो मजदूरी करता था उससे टैक्सेस का जो रेट था काफी हाई था। एक तो बेचारा का जमीन तुम छीन लेते हो, दूसरी वो टैक्स भी बेचारे पे इतना थोप देते हो, वो कहीं बच ही नहीं सकता है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा ही। एंड बिकॉज ऑफ वार लुई 14th एंड 15th, क्यों टैक्स हाई था, क्यों ब्रेड की कीमत इतनी ज्यादा थी, क्यों महंगाई थी, क्यों ये सब पीक पे हो रहा था फ्रेंच में, क्योंकि लुई 16वां के जो प्रीवियस जो शासक थे, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 14th, लुई 15th, वो सब हमेशा लड़ाई करते रहते थे, हमेशा फ्रांस के अगल बगल छोटे छोटे राज्यों से लड़ाई करते थे। और उस लड़ाई के दौरान आप जानते हैं जब युद्ध होता है तो काफी पैसा खर्च होता है, तो काफी पैसा खर्च होता था। जब पैसा खर्च होगा तो जाहिर सी बात है राजा का जो राजकोष ट्रीजर है, राजा का राजकोष खाली होगा। जब राजा का राजकोष खाली होगा तो जाहिर सी बात है राजा अपने राजकोष को भरना चाहेगा। जब राजा अपने राजकोष को भरना चाहेगा तो लोगों पे हाई टैक्स लगाएगा, लोगों की कीमतें बढ़ेंगी। और जब ऐसा होगा तो रेवोल्यूशन का बैकग्राउंड, रेवोल्यूशन के लिए एक नींव तैयार हो रहा है, बस वो बिल्डिंग बनने की आवश्यकता थी। तो ये थे मैंने आपको बताया। अब आते हो कौन से कारण थे, व्हाट वर दोज रीजंस, वो कौन से कारण थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुए, आखिर कौन से कारण थे, अनायास तो नहीं हो गए, कौन से कारण थे। वार्स एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, युद्ध और आर्थिक परिस्थितियां इतनी दयनीय हो गई कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। एक्सेसिव टैक्सेशन, अधिक हद से ज्यादा टैक्स बढ़ना। सोशल डिस्पैरिटी, सामाजिक असमानता,
गरीब अमीर, रिच पुअर के बीच इक्विलिटी का बढ़ते जाना, अनइक्विलिटी बढ़ते जाना, एंड द राइजेस ऑफ द मिडिल क्लास, और मध्य वर्गीय फैमिली, आप और हमारे जैसे पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोग को ऊपर उठना और राजाओं के अधिकार को बताना और इंसान के फ्रेटर्निटी और लिबर्टी इक्वलिटी की बात करना, ये मिडिल क्लास के लोगों को बता रहे हैं। एंड द स्ट्रगल टू सर्वाइव, और जीने के लिए संघर्ष, सबसे इंपॉर्टेंट है जीने के लिए संघर्ष। इंसान जीने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है, खुद जो नहीं खाना चाहिए वो भी मार के खा सकता है, बस उसके जीना है। जीने के लिए इंसान संघर्ष करता है। एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द फिलोसोफर एंड द राइटर्स, और इंसान के अंदर इतनी क्षमताएं, इतनी ताकत, इतनी शक्तियां है, लेकिन इंसान सोया पड़ा है, इंसान सोए हैं, कहीं के भी इंसान हो। लेकिन ये फ्रेंच के लोग टोटली सोए थे, लेकिन उन लोगों को जगाने के लिए कोई राइटर चाहिए, लोगों को जगाने के लिए कोई प्रोफेसर चाहिए, लोगों को जगाने के लिए कोई फिलोसोफर चाहिए, कोई दार्शनिक चाहिए जो लोगों को बताए देखो भाई जो तुम्हारे साथ हो रहा है सरासर गलत है भाई, तुम्हारा जमीन, तुम्हारा लैंड, फिर भी लैंडलॉर्ड तुम्ही से मजदूरी की तरह काम करा रहा है और एक जानवर की तरह तुम रह रहे हो। उसके बाद से हाई टैक्सेशन, हाई रेट ऑफ ब्रेडेड, मतलब तमाम दिक्कतें यार। तुम उठो, संघर्ष करो, रिवोल्ट करो, क्रांति करो और राजा से अपने अधिकार, अपने राइट्स, अपने फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, सारी बातें मांगो, तब जाके तुम्हारा भला होगा, तब जाके यू लिव लाइक अ ह्यूमन, तभी इंसान की तरह तुम जियोगे, नॉट लाइक एन एनिमल, ना एक जानवर की तरह तुम जियोगे। वो फिलोसोफर, वो राइटर्स कोई तो चाहिए आपके अंदर उस चिंगारी, उस आग को जलाने के लिए, आपको मोटिवेट कर सके, आपको प्रेरित कर सके, ताकि आप उठें और अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एलिजिबिलिटी को आप बाहर निकालें और अपने लाइफ को एक्सपांड कर, लाइफ को फैलाएं और जो बनना चाहते हो बने। ये फिलोसोफर और ये राइटर्स थे, दे प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू द फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच में रिवोल्यूशन लाने के लिए जो फिलोसोफर राइटर्स थे, वन ऑफ द बेस्ट रीजन फ्रांस में रिवोल्यूशन लाने के लिए ये जो राइटर्स और फिलोसोफर होते हैं काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिना ईंधन के कोई रॉकेट उड़ान भर ही नहीं सकती है, ट्रस्ट में गाइस, बिना ईंधन के कोई रॉकेट ईंधन भर ही नहीं सकती, बिना इंजन के कोई ट्रेन चल ही नहीं सकती है, बिना पायलट के कोई हवाई जहाज उड़ ही नहीं सकता है। उसके लिए चाहिए कोई चाहिए आग लगाने के लिए। मैं आपके साथ हूं और इनके साथ फिलोसोफर और राइटर्स हैं। आइए देखते हैं, यहां पे मैं 6 कॉजेज में लिखा हूं। 6 कॉजेज में फर्स्ट कॉजेज पढ़ा हूं, वार्स एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, युद्ध और आर्थिक स्थिति खराब होना। आप बताइए स्टूडेंट्स, जब युद्ध होता है, एक देश दो देश के बीच में युद्ध होता है, तो जाहिर सी बात है दोनों देश को लॉस होता है, दोनों देश को नुकसान होते हैं और पैसे की कमी पड़ती है। तो जाहिर सी बात है जब पैसे की कमी पड़ेगी, जो देश हार रहा है वहां पे उसको नुकसान हो रहा है, तो वहां रेट बढ़ेंगे, वहां पे टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे, ताकि और अधिक से अधिक लोगों से पैसा को कलेक्ट करके अपने देश को जीतने की कोशिश कराया जाए। तो ये सब फ्रांस ऑलरेडी लड़ रहा था। अमेरिका में जानते हैं, फ्रांस और इंग्लैंड दो लोग 1789 के आसपास, 17 और 16th सेंचुरी में ये दो लोग काफी ज्यादा कॉम्पिटिटर थे। सबसे जबरदस्त कोई प्रतिद्वंदी था तो फ्रांस और ब्रिटेन थे। फ्रांस अपना क्षेत्राधिकार बढ़ाना चाहता, अपना अथॉरिटी वाला रीजन बढ़ाना चाहता, अनेक देशों गुलाम बनाना चाहता था। ब्रिटेन अपने देशों को और छोटे छोटे देशों को गुलाम बनाना चाहता। दोनों लड़ते थे कौन अधिक से अधिक लोगों को कॉलोनी बना सके, लोगों को गुलाम बना सके, अलग अलग देशों को गुलाम बना सके। तो फ्रांस क्या करता है, अमेरिका में 13-14 ऐसे स्टेट्स होते हैं, 13-14 ऐसे एरिया होते हैं, रीजन होते हैं। उस रीजन को अमेरिका को आजाद करा देता है फ्रांस। कहता है ब्रिटेन से मैं तुम लोग को आजाद कराऊंगा, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं, तुम लड़ो और ब्रिटेन वालों को मार के भगाओ, ब्रिटेन वालों को वहां से हटा दो। और ब्रिटेन वाले अमेरिका वाले ब्रिटेन वालों को हटाते भी हैं और इसके लिए फ्रांस काफी ज्यादा पैसा देता है। किसको? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। अब बताइए, जब इतना 2 बिलियन रुपए यार, 2 बिलियन आपके पैसे, 2 बिलियन लिवरेज, 2 मिलियन लिवरेज उस जमाने में काफी कीमत होती है। और फ्रांस जब दे रहा है यूएसए को ताकि तुम इंग्लैंड वालों को भगा सको, ताकि मेरे कंपटीटर कम हो, तो जाहिर सी बात है इसका राजकोष खाली होगा, इसके खजाना खाली होगा। और जब खजाना खाली होगा तो राजा भरने की कोशिश करेगा। राजा किससे भरेगा? हमसे और आपसे भरेगा, वहां के फ्रेंच के लोगों से भरेगा। तो टैक्स का रेट बढ़ाएगा और वहां पे शोषण और गुलामी और सारी चीजें वहां पे पैदा होंगी और फिर रिवोल्यूशन का रूप लेगा। यही तो है फ्रेंच वार्स एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, और कुछ नहीं। देयर इज नथिंग, दैट इज ओनली वार्स एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। एक बार मैं पढ़ के बता। इन 1774 लुईस 16 थ्रोन फाउंड एम्प्टी ट्रेजर। जब 1774 में लुईस 16वां जब अपने सिंहासन पर बैठता तो क्या देखता है? फंड एम्प्टी ट्रेजर, राजकोष खाली थे। जब राजकोष खाली थे तो उसका दिमाग खराब हो गया। यार राजकोष खाली है, कैसे देश चलेगा, कैसे हम युद्ध लड़ेंगे? आप जानते हैं राजकोष कैसे खाली था? जो उसका देश था डीप डेप्ट। अब वो फ्रेंच एक बहुत
खतरनाक कर्ज और बहुत खतरनाक ऋण के जाल में फंसता जा रहा था। अब फ्रेंच अब कर्ज के दलदल में डूबता जा रहा था, कर्ज के दलदल में धंसता जा रहा था। क्यों धंसता जा रहा था? क्योंकि 7 ईयर्स वार, 7 साल का युद्ध हुआ था फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच, जो 1756 से लेकर 1763 तक, 1756 से लेकर 1763 के बीच में 7 साल तक फ्रेंच और इंग्लैंड के बीच युद्ध हुए थे। क्योंकि वो 13 अमेरिका के 13 स्टेट्स को, 13 क्षेत्र को क्या फ्रांस आजाद कराना चाहता था, ब्रिटेन के चंगुल से उसे मुक्त कराना चाहता था। और इसलिए उसको आजाद कराने के लिए उसने कितने मिलियन? 2 मिलियन लिवरेज फ्रेंच मुद्रा 2 मिलियन लिवरेज किसको देता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देता है। भाई तू अपने 12 to 13, 12 से 13 अपने रीजन को तुम आजाद कराओ ब्रिटेन से और हमारा साथ दो, हम तुमको आजादी दिलाएंगे, ब्रिटेन से मुक्त कराएंगे। और फाइनली वो आजाद भी होते हैं। और यही उसको जो हेल्प किया रहता है फ्री फ्रॉम ब्रिटेन से मुक्त कराने के लिए जो यूएसए को हेल्प किया होता है, इसी हेल्प के लिए काफी ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है और उसका ट्रेजर, फ्रेंच के महाराजा के ट्रेजर और थ्रोन पे बैठते ही मालूम चलता है खाली हो गया। और उसको भरने के लिए तबतोड़ जितने भी ज्यादा अधिक से अधिक हो सकता है टैक्स को हाई करता है, टैक्स रेट को बढ़ाया जाता है, किसानों के साथ सोशल एक्सप्लॉयटेशन, हर चीज मतलब अफरा तफरी मच जाता है और लोग काफी इससे छूट परेशान हो जाते हैं। और फाइनली ये एक बुरा न्यूज स्प्रेड होता है और एटलीस्ट फाइनली जाके लोग अटैक करते हैं, बास्टिल को तोड़ते हैं, राजा को गिलेटिन पे चढ़ा के सब कुछ समाप्त करते हैं। ठीक है, तो ये थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉजेज में रीजन। मैंने वार्स एंड इकोनॉमिक क्राइसिस देख लिया। अगेन हम नेक्स्ट वाले पार्ट में एक्सेसिव टैक्सेशन, सोशल डिस्पैरिटी, द राइज ऑफ नेक्स्ट सारे कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको वीडियो लेक्चर अच्छे लगे होंगे। नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें। ओके, बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।